देखिए, ये आज एक जन अधिकार युवा परिषद का राज्य कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की एक दिवसीय बैठक थी और इसमें ये तय हुआ है कि हम लोग अभी से लगभग 9 से 10 महीने लगातार संगठन पर वर्क करेंगे। अभी 2 जुलाई से सितंबर तक प्रमंडल वाइज बैठक होगी सभी पूरे बिहार में, और उसके बाद जिला लेवल पर बैठक होगा, वो लगभग फरवरी तक चलेगा, और मार्च और अप्रैल के मध्य में लगभग में पूरे युवा का जितना भी हमारे जो सदस्य होंगे जन अधिकार युवा परिषद के साथ ही, उनका बड़े स्तर पर पटना में युवा सम्मेलन होगा। और इसमें तय हुआ है कि बूथ स्तर तक युवा विंग को मजबूत किया जाए, क्योंकि जैसे बिहार में जब विपत्ति आती है तो युवा विंग सड़कों पर लगातार 2-2, 3-3 महीना सेवा करती है। चाहे आप वैश्विक महामारी कोरोना में देखिए, चाहे कोसी में दहाड़ हो, मगध में सुखाड़ हो, या मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार हो, चाहे पटना का जल जमाव देख लीजिए, तो सभी में युवा विंग तरोताज़ा रहती है और मजबूती से लोगों को सेवा करती है। और बिहार ऐसा राज्य है कि एक तरफ सुखाड़ एक तरफ दहाड़, तो हर जगह विपत्तियों का एकाएक जब भंडार गिरता है तो उस समय युवा विंग कोने कोने बूथ स्तर तक मजबूत रहती है। जनता के हित के लिए रोड पर आंदोलन भी करती है। तो जनता के कार्यों को देखते हुए सभी को मैंने आगे हमारा युवा विंग इतना मजबूत हो, जन अधिकार पार्टी आने वाला समय में पिछले चुनाव में देखिए, जन अधिकार पार्टी ने लगभग 80% जो टिकट है युवा विंग को ही मिला था, तो युवा साथियों को मिला था। तो ये सब आने वाले 2024 और 25 को चुनाव को देखते हुए हम लोग अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी में है। इसी ख्याल से ये बैठक महागठबंधन में आप लोग शामिल हो रहे हैं? ये तो तय करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कहाँ शामिल होंगे नहीं होंगे। हाँ, ये तो संगठन को लेकर एक बैठक थी, संगठन पर चर्चा थी। बीजेपी से अगर ऑफर आएगी तो? अरे वो भी तो बोल तो रहे हैं कि जो केंद्र सरकार युवा विरोधी हो, छात्र विरोधी हो, किसान विरोधी हो, महिला विरोधी हो, और लगातार आदरणीय हमारे नेताजी ने आवाज़ उठाते रहा है, तो बताइए कि वो कहाँ जाएंगे और उनकी विचारधारा कहाँ मिलती है। ये तो नेताजी बराबर आप लोग को बोलते रहे हैं। वाह, सब पकड़ लीजिए पीछे। खड़ा हो। युवा परिषद के और सभी प्रकोष्ठ के साथियों की बैठक थी। जिला अध्यक्ष युवा परिषद की और युवा परिषद के पदाधिकारी की बैठक थी, जिसमें हमारे सारे नेता यहाँ मौजूद थे। जिलावार एक निर्णय लिया गया कि अविलंब चुनाव के पहले तक बिहार प्रमंडल वाइज बिहार के हर प्रमंडल में जाकर पहले युवा सम्मेलन संवाद को कि जन अधिकार पार्टी की भूमिका, जो आज देश में नफरत है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में कोई फर्क नहीं रहने दिया जा रहा है, गोडसेवादी लोग लगातार महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं, अंबेडकरवादी सोच पर हमला हो रही है, अब हनुमान से रावण को गाली दिलवाया जा रहा है, लगातार पिक्चर के माध्यम से नफरत पैदा किया जा रहा है, लगातार उन्माद पैदा हिंदुस्तान में 9 महीने चुनाव के बाद करने की तैयारी हो रही है। उसमें बेरोजगारों की चिंता, रोजगार को लेकर के कोई बातचीत हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। जो राइट ऑफ एजुकेशन की बात, राइट ऑफ हेल्थ की बात, हम राइट ऑफ वर्क की बात जो होनी चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हम सम्मेलन संवाद के द्वारा सभी जगह सभी साथियों को लैस करेंगे कि आज बेरोजगारों की आवाज़ कौन है। जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा, आम आदमी की आवाज़ कौन बनेगा, संघर्ष के एक मजबूत नायक कौन होंगे, युवा परिषद। इसीलिए बहुत क्लियर है
हम फिर उस बात को दोहराते हैं कि जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के विंग जो युवा से लेकर युवा शक्ति से लेकर छात्र से लेकर ब्रिगेड से लेकर सबका एक ही पथ है, कंप्लीट रूप से मजबूत संघर्ष के साथ बिना जाति धर्म मजहब के आम आदमी को जन अधिकार पार्टी से जोड़ना, आम आदमी की युवा के नेतृत्व आवाज़ बनना। आज एक मजबूत निर्णय के साथ हम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो आबादी है यूथ, और उसमें जो बिहार सबसे बड़ी आबादी है, उस यूथ की आवाज़ के लिए एक परिषद के द्वारा सम्मेलन बजाबते संग टाइम टेबल दे करके किया गया, जिसको आपको अभी हमारे युवा परिषद के अध्यक्ष दे देंगे। हम चाहते हैं कि 9 महीने चुनाव के पहले हम लोग एक मजबूत संगठन के साथ अपनी भूमिका बिहार के संदर्भ में तय करें और अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी विपक्षीय भूमिका में हम देखेंगे कि हमारे साथ उनका व्यवहार, उनका प्रेम किस तरीके का है। इसीलिए आज यह बैठक इसी तरह के इतने संकल्प के लिए बुलाया गया। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें कही है आपने। देखिए, आज तो युवा परिषद की बैठक थी सर, और इसके लिए संवाद सम्मेलन और बिहार में जो रोजगार की चर्चा देश में नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, उसको लेकर के हम, और जिस तरीके से नफरत के बाजार में जाति धर्म मजहब को अलग अलग किया जा रहा है, तो उनके दिलों से जुड़ने का, उनको जोड़ने का जो पप्पू यादव का प्रयास है, वो युवा परिषद अपने सम्मेलन के बाद बेरोजगार सम्मेलन जिला में बजाबते शुरुआत करेगा। अनुमंडल सम्मेलन के बाद बेरोजगार सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, और हम आम आदमी के सरकार की बात करेंगे। जहां तक गठबंधन का है, तो गठबंधन समय पर आप चिंता मत कीजिए, आने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम गठबंधन के हिस्सा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमारी विचारधारा कांग्रेस और महागठबंधन की विचारधारा के साथ हमेशा स्टैंड बाय रही है। हम हमेशा लगातार प्रयास करते हैं उनकी विचारधारा को प्रोटेक्ट करने का। तय उनको करना है, लेकिन समय पर आपको गठबंधन का पता चल जाए। बीजेपी तो आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, बीजेपी उससे इस्तीफा मांग रही है। आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन बने हुए इतने 6 महीने हो गए, 10 लाख को नौकरी मिल गया क्या? 2 करोड़ को नौकरी मिल गया क्या? सिलेंडर 1300 रुपया से नीचे हो गया क्या? राहर और चप्पल का दाम फर गया क्या? हिंदुस्तान में किसानों की को जो वादा किया गया था मिल गया क्या? हिंदुस्तानों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इज्जत बच गई क्या? हिंदुस्तानों में नफरत का आधार रुक गया क्या? हिंदुस्तानों की इकोनॉमी बच गई क्या? बिहार वाला वादा भी तो बताइए ना आप। तो सर, बिहार वाला वादा का प्रयास तो जारी है ही, लगातार प्रयास कर ही रहे। 2 लाख की बात आई है, प्रयास तो लगातार जारी है। अब एक ही अलाउद्दीन के चिराग तो है नहीं, वक्त तो लगेगा। ये इतने जल्दी 10 लाख एक दिन में तो नौकरी, या 1 साल 2 साल में 10 लाख नौकरी संभव नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी को आप कैसे देखते हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं? सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भैया, मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन। मायावती और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मायावती गजनी करार दिया। सर बस सर, अब आकाश पर कोई थूक फेंकते रहे, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठी हो जाएगा तो कुत्ता से ऊंचे न होगा। कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता। राजनीति में अपने लोगों को गाली गलौज किसी भी सम्मानित लोगों को नहीं करना चाहिए। राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होते जा रही है। सर, सब नरेंद्र मोदी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मोदी जी और अमित शाह के फैक्ट्री में क्या सीखेंगे? गिरिराज के फैक्ट्री में गाली गलौज ही ना, क्या सीखेंगे? अगर बीजेपी से ऑफर आएगा तो क्या सीखेगा? सर, समझ में नहीं आता है। नजर आप पर है सर, अच्छी बात है, सबका नज़र हम पर रहना चाहिए। हम सुंदर है तो नज़र नहीं रहेगा। मायावती और बीजेपी से ए भैया, हमारा दिल बड़ा है तो हम तो है ही, कहाँ जा सकते मतलब? अरे भाई, बोला नज़र है सबका, जा सकते हैं। साला बिहार, पप्पू यादव ही एक व्यक्ति है जो कभी सोल के तरह इधर उधर हिलता है। और सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल
कि राजनीति का पता है आपको? क्या करिएगा, हमको मरवाइएगा, कटवाइएगा? मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है। हाँ? मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है 2024 इलेक्शन में। ए भैया एक बात बोले, बुरा नहीं न मानिएगा, सबको अधिकार है अपनी राजनीति करने का, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ व्यक्ति और दल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है, वो बीजेपी के दूध मिश्री के साथ तय। सर एक आखिरी सवाल है, आप नीतीश कुमार से मिलने कब जा रहे हैं? हाँ? आप नीतीश जी से मिलने कब जा रहे हैं? सर आप हमको डेट फाइनल करवा दीजिए, आज ही मिल लेंगे। आप लालू जी से मिलेंगे तो हमसे डेट फिक्स थोड़ी कहते हैं। आप नीतीश सर हम 23 के बाद बैठक में बुलाया गया, 23 के बाद 23 की बैठक में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम कटोरा लेके भीख मांगे हैं? अरे बुलाएंगे वही ना, हम तो पहले कह चुके हैं कि हम रंक हैं, वो लोग राजा हैं, हमारी औकात के मुताबिक ही ना बात करेंगे। 23 के बाद आप मिलने जाएंगे? सर उनके घर में शादी है तो कार्ड वो ना भेजेंगे। लालू जी क्या शादी था, आप गए थे जो? लालू जी से तो पारिवारिक रिलेशन था। महागठबंधन की विपक्ष की बात करें तो हम तो महागठबंधन अच्छी विपक्षीय एकता कर रहा है, हम धन्यवाद देंगे बिहार और नीतीश कुमार को कि एक अच्छा पहल शुरुआत किया। पप्पू यादव जी को अगर कहा जाए कि पार्टी विलय कर दीजिए तो पप्पू यादव जी का क्या स्टैंड? जन अधिकार पार्टी इस जन्म में कभी विलय नहीं करेगी। सारा कार्यक्रम छोड़ दिया, हमने कहा पहले सीधा चलो वहां, रात के 3 बजे आए और जब जेब और बैग का सारा पैसा दे दिए, सर वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है सर। और मैं जानता हूं सर, सेवा का वर्तमान हिंदी पट्टी के राजनीति का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही आप कहते हैं, हम राजनीति के किसी भी तरीके में हमारा सर दखल है ही नहीं। मैं तो पूरा का पूरा विचारों को फ्रीडम देता हूं कि आप करिए, आप बढ़िए। सर अब तो 9 महीना न मात्र चुनाव बचा है, आपके पास चुनाव के में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 9 महीने के बाद आपके पास 1 साल का चुनाव बचेगा विधानसभा। अभी तो जो जीता सिकंदर, आपको जीतना ही चाहिए कि बात करिएगा ना। जब शिविर होती है, कोई बात होता है, उस पर उस वक्त भी चर्चा होती है। आज तो सिर्फ इतनी बात होगी, मेरी समझ है, बैठिए मुखिया जी, दोनों मुखिया जी आप भी, मेरी समझ से अभी 54 आदमी बिहार के मरे ट्रेन एक्सीडेंट में, जिसमें 34 आदमी की लाश आई। जिस वक्त लाश आया उस वक्त नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 लाख की घोषणा करने वाला चेक नहीं पहुंचा था, और चेक भी वहीं गया जहां पर बहुत मुश्किल के बाद सबसे ज्यादा डीएनए टेस्ट या विभिन्न चीजों से जब पूरा परिपक्व हो गया तो चेक उसको गया। लेकिन 34 आए हुए लाश को पप्पू यादव यदि पहुंच के 20,000 या 25,000 रुपया हमने मदद कर दी। एक घर में 2 व्यक्ति थे जो दोनों मर गए, दोनों बेटा मर गया। पंडित था एक कहार, उसके घर में माँ बाप नहीं था, उसका पति मर गया। अभी कल जो मैं गया जहां पर परसों दरभंगा में 27 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, और परसों से लेके आज सुबह उसका लाश हम 92 लाशों में से किसी तरह डीआरएम से लेके रेलवे मंत्री के पीए से बात करके मैंने उसके लाश को किसी तरह दोनों भाई को भेजा हूं। अब जाकर के हो रहा है कि एक लाश है जो उसकी तरह मिल रहा है। उसी तरह 1.5 साल पहले एक बच्ची की शादी हुई थी जिसके जो 2 महीने के प्रेगनेंसी में था, उसके पति मर गए। यदि पप्पू यादव के जाने के बाद जिसके घर में बकरी बांधा हो, जिसके घर में एक बाछी भी ना हो, और जिसकी सारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए हों, और जिसके जीवन का साथी भी खत्म हो गया, उसके पास बच्चों को तो काल के दादा भी गोदी में खिला के जिंदा कर लेगा, वो बच्ची कैसे जिंदा रहेगा? यदि मैं उसके बारे में, ललन जी बैठ जाइए, उसके बारे में यदि मैं सोचता हूं तो मुझको लगता है कि एक पिता की भूमिका या एक सगे भाई की भूमिका हमको निभानी चाहिए। मैंने कोई सेवा के लिए कोई कर्तव्य या कोई राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कोई बात मैं नहीं करता। क्या मेरी बात ये नहीं रहती है कि उससे हमको वोट मिलेगा? जो इतने लंबे समय के बाद
83 में हम मुखिया बने खुर्दा के, और तय हो गया 40 साल के बाद। इतनी नासमझ तो नहीं ही ना है कि लगातार 83 के बाद 1 ही लाख डेली यदि हम बांटे होंगे तो 280 करोड़ को क्रॉस कर जाने के बाद इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि हम कल भी 1.5 लाख रुपया बांट के आए खगड़िया में और कल फिर 1 लाख का सामान जा रहा हो। तो इतना बेवकूफ तो हम नहीं होंगे कि मेरा चुनाव सामने में है और खगड़िया में हम पैसा बांट रहे हैं और हमको 4 करोड़ रुपया होगा तो हम चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कल के दिन वो 4 करोड़ रुपया चंदा ही मांगना पड़ेगा। तो हमें समझ है, यह बेसिक सवाल इस दुनिया में हमेशा बात होती है कि पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि सोता नहीं है, ये पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि कोरोना में मरा नहीं, ये पप्पू यादव कल 45 डिग्री था जिसमें 20 लोग बिहार के मरे और हम मोटरसाइकिल पर चले तो हमको लू नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो मेंटल लेवल है वो इंसान के साथ है, लू के साथ नहीं था। यदि हमारा मेंटल लेवल लू के साथ होता तो लू लग जाता और इंसान के साथ नहीं होता तो हमारी चीजें खत्म हो जाती। अपने अपने तरीके, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं जो महापुरुष या कुछ बने हैं तो अपने तरीके से जीवन को जीते। अब ये बिंदु बहस का नहीं है कि पप्पू यादव सेवा क्यों करता है, पप्पू यादव पैसा कहां से लाता है, पप्पू यादव बांटता क्यों है, पप्पू यादव देता क्यों है, पप्पू यादव करता क्या है। विषय यह है कि पप्पू यादव जिस परिवार को खड़ा किया है बिहार में, उस परिवार का साइन उसका आज भी, जितने दल होंगे उसकी विचारधारा मर गई होगी, उसके भीतर जाति होगा, धर्म होगा, नफरत होगा, गाली गलौज होगी, लूट होगा, दूसरों को ठगना होगा। ये जो ताकत बैठी है, जो पप्पू यादव से लंबे समय से 20 साल 25 साल, गरीबी पर बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। हम बात इकोनॉमी के सस्टेन की नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम बात राइट ऑफ एजुकेशन की नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम राइट ऑफ जस्टिस की बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर, सीढ़ी से ही ना 3 माला पे चढ़िएगा, झाड़ू ऊपर से न सर दीजिएगा कि नीचे से झाड़ू जाएगा 3 माला पे। तो जज सर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? सर, 2 कारण है भ्रष्टाचार का जो मैंने समझा है। एक समझा है कि आम आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, उनको भाग, किस्मत, भगवान, बाबाओं के बीच फंसा दिया गया है और उनको यह कह दिया गया है गरीबी तुम्हारे कारण से नहीं है, गरीबी भगवान और इन कारणों से है। एक दूसरा गरीबी और का कारण है सिस्टम, जो नेता ने यह बता दिया है कि तुमको गरीबी पर बात नहीं करना है, तुमको जाति पे बात करना है, तुमको हिंदू मुसलमान पे बात करना है, तुमको राजपूत भूमिहार बाभन पे बात करना है। जादव राजपूत भूमिहार भगवान को गाली दो, कभी रामायण को गाली दो, कुरान को गाली दो, कभी ऑस्ट्रेलिया से बाभन आया, कभी मस्जिद में रामायण लिखा गया। सर, नेताओं को जो बात करनी चाहिए, नेताओं की जो जिम्मेदारी है, क्या उस जिम्मेदारी के साथ साथ नेता खड़े हैं? नेता बात वो करते हैं जो आम आदमी के सरोकार की चीज नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए सर, नेता कब बात करता है? रात में कल बड़ा गांव जल गया, हमको मोटरसाइकिल से उस गांव में जाना पड़ा। 45 डिग्री गर्मी थी नदी के किनारे। हमारे यहाँ बैठे हैं मधुबनी में पीछे, ये मुखिया जी भी गए थे कल मेरे साथ मोटरसाइकिल से, लोग तो गाड़ी से थे। हमारे साथ मधुबनी के साथी बैठे हैं देव कुमार जी, मैंने उनको भी, देव कुमार जी आप उठिए, मुखिया जी आप भी उठिए। ये दीपक झा मुखिया हैं हमारे, कल हमारे साथ थे। देव कुमार जी हमारे साथ बगल में मुखिया जी खड़े हैं। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मधुबनी में चुनाव था। चुनाव में 9000 वोट को, ओबीसी के वोट को रोकने के लिए एक यादव का सबसे बड़ा गांव था और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा का उनके साथ कुछ भूमिका थी, लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ 80% यादव था, जहाँ लालू यादव जी भी खाना खाए और तेजस्वी यादव जी भी वहाँ गए थे।
सर एक एसडीओ जो गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार थे, इतना मार मारा 8 घंटे तक, इतना मार मारा एक एक लेडीज को, एक एक लड़की को ढूक के बिना सिपाही के, इतना मार मारा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इसको सुपौल के युवा अध्यक्ष को आंख उठा दीजिए। जिसके भीतर जानने की जिज्ञासा ही ना हो, वो इधर सुनिए, जो जाति अपनी बात करता है ना, वो जाति मिट जाता है। और जो कौम और समाज और जो विचार दूसरों के लिए जिंदा नहीं हो रहता है, वो कौम भी मिट जाता है, वो विचार भी मिट जाता है, और वो समाज भी मिट जाता है। ताली मत बजाइएगा, समझे सर? जो जाति दूसरों के लिए जीता है, वो जाति हमेशा जिंदा रहता है। जो मजहब, जो धर्म दूसरों के विचारों की रक्षा करता है, वो हमेशा दुनिया के इतिहास का सबसे नंबर 1 बनता है। और इतना आपको आश्चर्य होगा भाई, इतना लोगों ने हमको सोशल मीडिया पर लिखा, हमको सब प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ा। कल हम जा रहे थे मधेपुरा में, हम क्या था, बीना भद्री का उद्घाटन, और हमको रास्ते में खबर मिल गई कि वहां कल से खाना नहीं। मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें जरूर जाएंगे कि साध की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कौन ऐसी ताकत थी जिसमें साध को उतार दिया? क्या उस गोधरा से मुसलमान को बेनिफिट हुआ कि उस गोधरा से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को बेनिफिट हुआ? मुनाफा किसको हुआ? जिसको बेनिफिट होगा, घटना के पीछे भूमिका किसकी होगी? पुलवामा 14-19 को हुआ, हम 15 को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं, पुलवामा करवाया गया। जो बात, मेरा ट्वीट है, ट्विटर पर सब लोग देख सकते हैं 15 के ट्विटर को। ट्विटर तो कहीं गया नहीं है ना। मैंने यह सवाल उठाया था आरडीएक्स कहां से आया। मैंने यह सवाल उठाया था कि आरडीएक्स की जांच क्यों नहीं हुई। मैंने यह सवाल उठाया था कि इसके बाद, इसके सबसे पहली बार दुनिया में यह कौन निर्णय लिया कि हेलीकॉप्टर छोड़ हम सड़क के द्वारा गए। सड़क में एक पंक्ति की सड़क चली और दूसरी पंक्ति की सड़क बंद नहीं हुई, ये कौन लाया? ये हम जानना चाहेंगे। ये बहुत क्लियर है। सतपाल मलिक ने इस बात पर पूरी चर्चा कर दी है। मोदी जी, आप पुलवामा पर भी जांच करा लेना चाहिए। मोदी जी को गोधरा पर भी जांच करा लेना चाहिए। मोदी जी को साध पे भी जांच करा लेना चाहिए। अब आश्चर्य इस बात की है, क्या केरला स्टोरी में जो कोई एक मुसलमान हनुमान जी को गाली दे रहा है, क्या इस हिंदुस्तान में कोई जाति किसी धर्म को, किसी भी भगवान को गाली देने की औकात रखता है? क्या आप वाल्मीकि को कह सकते हैं कि यह ढोम है और इसने रामायण नहीं लिखा? कह के दिखा दी। क्या आप संत रविदास को कह सकते हैं कि यह चमार है, इसने कुर्बानी नहीं दी? क्या आप भगवान परशुराम को कह सकते हैं कि इसने एक अताइयों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत उठाई तो वो जाति के खिलाफ नहीं थी? आज भी वो भगवान परशुराम के उठाए हुए तलवार को एक जाति अपने खिलाफ युद्ध समझता है। क्या केरला स्टोरी में गाली देना और हनुमान जी को गाली दिलवाना, इस कंट्री में अब आ रहा है सावरकर, फिर एक पिक्चर नहीं आ रहे हैं। मुझको यह समझ में नहीं आई, 9 सालों के अंदर गोधरा से पुलवामा, पुलवामा से एक्सीडेंटल पीएम,
मनमोहन सिंह जी को गाली देने के बाद जननायक मोदी, मोदी के बाद कश्मीर फाइल के बाद केरला स्टोरी, फिर बजरंग बली। मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बजरंग दल को घेर करके 3 घंटा पिटवाया। 3 घंटा बजरंग दल को पिटवाया। पत्रकार जी से डिस्कशन कर रहा था कि सामवाद बहुत हल्के, बहुत कम समय में, लंबे समय के बाद, बहुत कम संघर्ष के, अब कुछ ही मृत्यु के बाद सामवाद चला गया। पूंजीवाद और कट्टरवाद का युग आया है और पूंजीवाद का समापन अरब कंट्री से होगा। और जब पूंजीवाद मछली के तरह तरफ के मरेगा तो फिर दुनिया में एक नई क्रांति, एक नया वार के रूप में हम दुनिया को देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, यहां जितने पत्रकार जी हैं, 10 साल के ऊपर नहीं, 10 साल के नीचे जो रूस को आप देख रहे हैं और चाइना की जो स्थिति है, आप उठा करके देख लीजिए। और मुझे लगता है कि पत्रकार जी, चाइना को अब नेपाल के द्वारा भारत आने में दिक्कत नहीं होगी। और जब इस दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अरब, जिसके डीजल पेट्रोल के बाद जिसका संतुलन खत्म होने की तैयारी में हुई, जब वो मरने की तैयारी की ओर अरब बढ़ रहा है, तो कोई आप हमको बताइए ना कि साम्यवाद पदार्थ की पर टिका हुआ था तो वो जल्दी चला गया। पूंजीवाद किस पे टिका हुआ है, आप हमको बता दीजिए। और ये इस्लामिक आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी जिसको मुसलमान से जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ ईसाईयत, और तीसरी तरफ अयोधी और कट्टर हिंदूपंथी, ये जो लगातार कट्टरवाद को जन्म दे रहा है, ये दोनों चीज, उसमें पप्पू यादव के युद्ध की प्रासंगिकता आने वाले समय में बढ़ेगी। क्योंकि जब लोग एक दूसरे जाति को गाली देंगे, धर्म को, मजहब को नफरत करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, 3rd वर्ल्ड वार की ओर होगा, यूरोप का वार होगा, मरता क्यों नहीं, क्या नहीं करता रूस एक तरफ, और इसी में चाइना चाहेगी कि हम फिर एक बार हिंदुस्तान की ओर बढ़े। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ओर बढ़ने की वो हिम्मत जरूर करेगा और वो हिंदुस्तान को जीतने का भी प्रयास करेगा। लेकिन एक वक्त आएगा जिस वक्त हिंदुस्तान चाइना की ओर बढ़ेगा और कम्युनिज्म खत्म होगा, और इसी दुनिया में भारत और चाइना एक बेहतर रिश्ते के साथ, मैं मानता हूं कि पहला रिश्ता चाइना से नहीं होकर के यूरोप से हो, उसमें व्यक्ति कौन होगा हिंदुस्तान में? नरेंद्र मोदी जी कौन होगा? आज जो लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, और हम लोग 9 महीना में चुनाव है, और 9 महीने में चुनाव के बाद आपके पास कोई बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, आप की औकात और आपकी ताकत के बदौलत कोई आदमी, कोई भी बड़ी पार्टी जो यहां पर है अपने को कहती है कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसकी ज्यादा भागीदारी। और जो लोग यहां पर बिहार में 2 तरह के विचारधारा है, और मुझे लगता है यही दोनों दुकान जिंदा रहेगी। एक नफरत की दुकान होगी जिसमें लगभग गाली गलौज के आगे नफरत के अलावे शायद कभी भी इस हिंदुस्तान में विकास, एजुकेशन, रोजगार, दुनिया में जो मैं समझता हूं किसी के पास ये मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा जो विपक्षीय एकता है, मुझको लगता है कि जो विपक्ष की एक बड़ी एकता है वह निश्चित रूप से, अब जैसे हमारे यहाँ हमारे नेता ने कहा कि छोटी दुकान, निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूं कि हर पार्टी को अधिकार है अपने विचारों के साथ जिंदा रहने की। मैं कोई ऐसी चर्चा नहीं करूंगा कि मांझी साहब के अपने तरीके थे, वो दुकान ये चलाना, मुख्यमंत्री जिस बने और लंबे समय तक रहे,
मुझको लगता है कि यदि जो बात कही गई जदयू या जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, यदि यही बात यथ हो जाए कि सपा से लेकर बीजू दादा के नवीन जी से लेकर कर्नाटक के देवगौड़ा से लेकर राजद से लेकर जदयू, हिंदुस्तान में पुराना जनता दल को क्या फिर से रिफॉर्म न कर दिया जाए? करिए आप फिर से, सबको मिलाइए, देश को आप एक नई दिशा देने की बात करते हैं। और जब एक तरफ जबकि बीजेपी अकेला पार्टी को भी मुंह हाथ पैर हाथ पकड़ करके जिंदा, चाहे निषाद की पार्टी हो चाहे किसी की पार्टी हो, मैं बार बार कहता हूं इस बात पर, इसको अमल करने की जरूरत है। जो बात यहां पर युवाओं को बुलाया गया है, जिसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका की चर्चा हुई, युवाओं के द्वारा क्या हुआ, सर जयप्रकाश नारायण जी के चर्चा हुई तो एक भ्रष्टाचार की पार्टी को खत्म करने की बात आई न रघुपति बाबू। मुद्दा तो एक अताई या भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करके बात थी ना। आप हमको एक बात बताइए रघुपति बाबू, इतने बड़े जननायक कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण, अलोहिया जी, छोड़ दीजिए गांधी जी की बात, अभी मैंने शुरुआत ही की। आप हमको एक बात बताएं, भ्रष्टाचार इस दुनिया में कोई मिटा सकता है? इस देश में हम दुनिया की बात नहीं। मंत्री ने, मोदी जी कहां चली गई बजरंगबली? मध्य प्रदेश में जब बजरंग दल के लोगों ने शराब के खिलाफ उतरकर आंदोलन कर रहा था तो एसपी और डीआईजी घेर घेर के पीट रहे थे। बजरंगबली कर्नाटक में। और अब हम आते हैं उन बातों पे कि आप यूथ को की बड़ी तादाद में, यह गर्व का विषय है मेरे इस समूह में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं से उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, आइडियोलॉजी, उनके जो विचार हैं पप्पू यादव और इस पार्टी को लेकर, इस तरह के कमिटमेंट वाला यूथ जिसकी संख्या 40% हो, 60 हो सकता हो ना हो, 60 ढुलमुल में हो, अब परिस्थिति के कारण कुछ अलग भी हो, लेकिन जो संख्या, मैं तो बार बार कहता हूं, अभी कर्नाटक में रघुपति जी चुनाव हुआ तो बीजेपी के थे सीएम भी चले गए, बीजेपी के तो 11 मंत्री चले गए, बीजेपी के सारे लीडर चले गए। और जब अब मध्य प्रदेश में चुनाव की बारी आई तो पूर्व मुख्यमंत्री जोशी जी का बेटा जो मिनिस्टर था वो भी चला गया, जोशी जी जो मुख्यमंत्री थे। और समझ में मुझे नहीं आया कि तेलंगाना में जो बीजेपी 350 करोड़ रुपया का एक विधानसभा चुनाव लड़ता है, वहां पर आश्चर्य होगा आपको, लगभग तेलंगाना के नेता बीजेपी नहीं जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। यह कहना कि कोई विचारधारा अब बची है और उसको लैस किया जा सकता है बगैर इकोनॉमी पर, बगैर एजुकेशन और बगैर एक विकसित समाज के बगैर और एक विकसित व्यक्ति के बगैर, कि आप हमेशा विचारों की बात करते रहे। ये जितने लोग हैं, जो लोग आते हैं, जो कभी सावरकर से नीचे बात नहीं करते हैं और हवा बदलते ही दुनिया बदल जाती है, ऐसे लोग बहुगुना, जैसे लोग बहुगुना, जोशी जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी में चले गए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी वो चली गई बीजेपी में उत्तर प्रदेश में। और अब जब चुनाव आया, कई लोग
इधर से उधर बिहार में भी करेंगे, देश में भी करेंगे। मेरा मानना यह है, और मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी हम लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बात कर लेनी चाहिए। हम लोग मंदिर में नहीं बैठे और बिल्कुल राजनीतिक पार्टी का मतलब है एक सत्ता, एक सियासत, और हर परिस्थिति में चुनावी प्रक्रिया में जीतने का मूल मंत्र। और हम आए भी उसी लिए हैं। संघर्ष की बात आप करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं। पहले रघुपति बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे। लगभग हर व्यक्ति से महीने में जूम पर कभी न कभी किसी न किसी चीजों पर बातचीत होती रहती है। मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रदेश अध्यक्ष जी जब कभी भी जिले में जिला कमेटी की बैठक के लिए आग्रह किया और बढ़ने की बात की, कभी भी जिला अध्यक्ष और अन्य लोगों ने 70% जिला अध्यक्ष दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं जानना चाहता हूं कुशवाहा जी बताएं। जी बिल्कुल सही। हमने पूरी स्वतंत्रता के साथ इनको मैंने छोड़ा। मैंने पहले कहा कि अखलाक भाई उस माहौल में, जिस माहौल में पार्टी ही यह तय कर ली हो कि हमको विचारधारा को कुछ तवज्जो देनी ही नहीं है, पैसे वाले, लाठी वाले, भाले वाले, बंदूक वाले, 47 वाले, 56 वाले, ऐसे लोग, और जो जाति और धर्म को और नफरत की दुकान खोल करके जो गाली देने वाले समूह और व्यक्ति है, वो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पार्टी के लिए आज के देश में बन चुका हो, वहां इतने लंबे समय में 2 चुनाव लड़ने के बाद, एक बार पहले, दूसरी बार चुनाव लड़ने के बाद, बिना सत्ता के आप लगातार, आपके अध्यक्ष और आपके यूथ छात्र, या सुन लीजिए, हमको भी पता है हर आदमी के बारे में। हर शहर जाता हूं, कितने देर कौन खड़ा रहता है ये भी मैं जानता हूं, किसको कितना फुर्सत है ये भी मैं जानता हूं। मैं सिर्फ शुरू करना चाहूंगा उन बातों को सही आप कह रहे हैं कि देश को क्या हो गया। आपने गलत नहीं कहा। आपने यह भी कहा कि संघर्ष के अलावे, विचारों के अलावे कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। आपने यह बात भी सही कही। और आपने यह भी बात सही कही कि सेवा, चाहे वो महाभारत का कृष्ण मथुरा के हो या कुछ पल वृंदावन के, हम आज से नहीं जानते हैं इस दुनिया को। हम कोशिश किए हैं विदेशों से लेके अभी तक कुछ बातों को जानने का। मैं इस मामले में आपके साथ हूं। जिस देश में हमको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी घटना तब घटती है जब किसी को उसका बेनिफिट होता है। मेरा मानना है कि इस देश में गोधरा मुसलमानों ने कतई नहीं करा सकता। ये दुनिया के इतिहास में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उससे मुसलमानों को या इस्लाम को कोई बेनिफिट नहीं। घटना तब घटती है जब उसका कोई अभिप्राय हो, उसका कोई योजना हो, उसका कोई कार्य योजना हो, उसके पीछे एक लंबी चीजें लिखी जाए। पप्पू यादव से किसी को
तकलीफ हो सकती है, वो हमें गाली देगा, या नहीं कहेगा कि पूरा जादव हरामी है, पूरी जातियां हरामी है। किसी व्यक्ति के कारण किसी जाति को कभी गाली देने की बात नहीं हो सकती। और इस कंट्री ने उसको भी एक्सेप्ट किया। और यह गोधरा की घटना के बाद पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था गोधरा करवाया गया, गोधरा हुआ नहीं है। गोधरा क्यों होगा? गोधरा करके इस देश का मुसलमान मरना क्यों चाहेगा? गोधरा करके इस गुजरात का मुसलमान अपने को खत्म करना क्यों चाहेगा? इस हिंदुस्तान में मुसलमान के अलावे कभी सिख पर बात हुई, कभी ईसाइयत पे बात हुई, कभी यहूदी पर बात हुई, कभी सनातन हिंदुत्व की चर्चा हुई? सिर्फ मुसलमान और कट्टर हिंदुत्व के अलावे दूसरी कोई बात हुई इस हिंदुस्तान में? क्या इस हिंदुस्तान के नेताओं को ईसाइयत के बारे में चर्चा करने की कोई हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके यूरोप से फटती है। जब कोरोना आया था तो साध के बारे में कही गई बीजेपी के द्वारा कि साध ने कोरोना लाया। मैं जानना चाहूंगा 24 घंटे के अंदर साध जैसे शब्द चैनल से क्यों उतर गया? कौन ऐसी ताकत थी साध के पीछे कि साध को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं हुई? जिस साध के नाम पर मुसलमानों को जीना दुर्लभ कर दिया हिंदुस्तान में, उस साध ने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सब्जी की दुकान बिहार हो गई, दूध और मुर्गे के दुकान पर आदमी खत्म हो गए। हम बात करते हैं तो युवाओं को लैस कीजिए सर। तब भी बुलंद हो और विचार भी बुलंद हो। हम सबके अति सम्मानित और प्रतिष्ठित दल के अभिभावक सम्मानित अखलाक अहमद साहब, हम सब के गार्जियन रघुपति बाबू, आदरणीय पूर्व विधायक और संगठन प्रभारी दिनेश बाबू, सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे सम्मानित नेता प्रेमचंद जी, पप्पू जी, और पटना के दोनों जिलाध्यक्ष, सम्मानित साथियों, और विभिन्न जिलों से इस मीटिंग में आए सम्मानित साथी, एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा उम्मीद, एक अच्छा सपना। हम अपने नेता को सुन रहे थे। नेताजी, अभी एक सप्ताह पहले हमने एक सर्वे किया गांधी और गोडसे के बीच। हम उस हिंदुस्तान में खड़े हैं जहां पर 52% लोगों ने गांधी के विचारों को के साथ खड़े हुए, तो आश्चर्य होगा आपको 47% गोडसे के विचारों के साथ खड़े। अब मैं कहां किनको, आप तो बड़े लोग हैं, आप सब लोग, हम उसमें बहुत दखल नहीं देते।
और वो सर्वे है, उसको देख लिया जाए। जिस देश में ऐसी पिक्चर बने जहां पर हनुमान से रावण को तेरे बाप का घर है, तेरे बाप का कपड़ा है, तेरी औकात है, कभी दुनिया में किसी भगवान ने ऐसी तरह की विचार नहीं रखी। कभी हनुमान जी ने रावण को इस तरीके से गालियां ना दी। थोड़ा पानी उनी पीना थोड़ी देर बंद कर दीजिए, बहुत पी लीजिए। जब हम बोले ना तो थोड़ा इस सब चीजों पर पाबंद रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।